एक बार अकबर और बीरबल ने सुना कि किसी गांव में भूत प्रेत का आतंक है। लोग रात में डरकर सो नहीं पा रहे थे। अकबर ने बीरबल को उस गांव में जाने और समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल गांव पहुंचे और लोगों से बात की। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत डरपोक हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा दीप जलाया और लोगों को बताया कि उन्होंने भूत को काबू में करने के लिए एक विशेष पूजा की है। रात में बीरबल ने एक सफेद चादर पहनकर गांव के बाहर एक बुढ़िया का भूत बनने का नाटक किया। वह डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे। गांव वाले डरकर घरों में दुबक गए। लेकिन बीरबल ने एक एक कर सबको बताया कि असल में भूत कुछ नहीं होता, बस मन का डर होता है। अगले दिन बीरबल ने सबको एकजुट किया और डर को दूर करने के लिए उन्हें समझाया। धीरे धीरे गांव वाले अपने डर को भूल गए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने न केवल गांव के लोगों का डर दूर किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि डर केवल एक मन का खेल होता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियां हैं। 1. बुद्धिमान बीरबल। एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन केवल उस समय जब आप मुझसे पूछते हैं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 2. सच का पता। एक बार एक व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सच्चा है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी। बीरबल ने उसे एक चुटीली कहानी सुनाई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग केवल बातें बनाते हैं, पर असलियत में उनकी कोई सच्चाई नहीं होती। 3. मूर्खता की सजा। एक दिन एक आदमी अकबर के पास आया और बोला कि उसके पड़ोसी ने उसे मूर्ख कहा। अकबर ने उस आदमी से कहा कि वह बीरबल से सलाह ले। बीरबल ने कहा, आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मूर्खों की बातों का जवाब देने में बुद्धिमानों की बुद्धि बर्बाद होती है। 4. भूत का डर। जैसी पहले बताई गई कहानी में बीरबल ने भूतों के डर से परेशान गांव वालों को समझाया कि डर केवल मन का खेल है। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से सबको डर से मुक्त कर दिया। 5. राजा की परीक्षा। एक बार अकबर ने सोचा कि उसे पता करना चाहिए कि कौन उसके दरबार में सबसे बुद्धिमान है। उन्होंने सबको एक पहेली दी। बीरबल ने सबसे पहले सही उत्तर दिया और साबित किया कि उनकी बुद्धिमानी अद्वितीय है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है। अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि उसे पता करना चाहिए कि दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। उसने एक योजना बनाई और सभी दरबारियों को बुलाया। उसने सबको एक पहेली दी। एक ऐसा व्यक्ति जो न तो कुछ खाता है न पीता है, फिर भी वह हमेशा जिंदा रहता है, वह कौन है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। सबने अपनी अपनी व्याख्याएं दीं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल ने देखा कि सब परेशान हैं। उन्होंने कहा, यह उत्तर है मनुष्य का नाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे गर्वित करते हो। इस घटना ने यह साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई किसी से कम नहीं है। अकबर बीरबल और मछली की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे दरबार में एक मछली लाने का आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत मछली पकड़ने की योजना बनाई। बीरबल ने बाजार से एक बड़ी मछली खरीदी और उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार में सभी दरबारी उसकी बुद्धिमानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अकबर ने मछली को देखकर पूछा, बीरबल, यह मछली तुमने कैसे पकड़ी? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां प्यास हो वहां पानी होता है। अगर आप मछली चाहते हैं तो आपको सही जगह जाना होगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता में होती है। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण सी बात को भी ज्ञान का एक माध्यम बना दिया। बाजीर की राजनीति की कहानियां शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में गहरी समझ और रणनीति पर आधारित होती हैं। ऐतिहासिक रूप से बाजीर शब्द उन उच्च श्रेणी के सलाहकारों और मंत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो राजा या सम्राट के साथ मिलकर राज्य की नीति निर्धारण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बाजीर अपनी सूझबूझ, कूटनीति
और राजनीतिक कौशल से राज्य के कार्यों को संभालते थे और समस्याओं का समाधान निकालते थे। इस प्रकार की कहानियां भारतीय इतिहास और परंपरा में गहराई से जुड़ी हैं। नीचे कुछ प्रमुख बाजीरों की राजनीति और उनकी कहानियों के उदाहरण दिए गए हैं। 1. कूटनीति की ताकत, बाजीर की चालाकी। कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध छेड़ने की धमकी दी। राजा ने अपने बाजीर से पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बाजीर ने युद्ध टालने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसने उस राज्य के बाजीर के साथ गुप्त समझौता किया और उनकी आपसी बातचीत से एक ऐसा माहौल बनाया कि दोनों राज्यों के राजा बिना किसी युद्ध के ही समझौते पर पहुंच गए। इस तरह बाजीर ने अपने राज्य को युद्ध की तबाही से बचा लिया। 2. न्यायप्रिय बाजीर। एक बार राजा के दरबार में 2 व्यापारी आए, जिनमें से एक का दावा था कि दूसरा व्यापारी उसे धोखा दे रहा है। राजा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे अपने बाजीर को सौंप दिया। बाजीर ने दोनों व्यापारियों की बात ध्यान से सुनी और मामले की जांच की। जांच के बाद बाजीर ने फैसला किया कि धोखाधड़ी की वास्तविकता क्या है और उसी के अनुसार निर्णय दिया। बाजीर ने अपने निर्णय से न केवल न्याय सुनिश्चित किया, बल्कि राजा और प्रजा के बीच न्यायप्रियता की मिसाल भी कायम की। 3. चतुर बाजीर और उसकी नीति। एक समय की बात है, राजा को पता चला कि उनके ही दरबार के कुछ लोग विद्रोह की योजना बना रहे हैं। राजा ने बाजीर से सलाह ली कि विद्रोहियों को कैसे रोका जाए। बाजीर ने बिना बल प्रयोग किए चालाकी से उन विद्रोहियों के बीच फूट डाल दी। उसने कुछ लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और विद्रोहियों को आपस में लड़वा दिया। इस तरह राजा का राज्य विद्रोह के खतरे से बच गया और बाजीर की बुद्धिमानी की सभी ने सराहना की। 4. बाजीर की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। एक पड़ोसी राज्य से व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी, जिससे दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया। बाजीर ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत की पेशकश की और एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में सामने आया। उसने व्यापारिक समझौतों को फिर से व्यवस्थित किया, जिससे दोनों राज्यों को फायदा हुआ। बाजीर की कूटनीति से न केवल व्यापारिक संबंध सुधरे बल्कि मित्रता भी बढ़ी। इस प्रकार बाजीर की दूरदर्शिता ने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। 5. राजकुमार की शिक्षा में बाजीर की भूमिका। राजकुमार की शिक्षा और राजनीति में उसकी समझ विकसित करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। राजा ने अपने बाजीर को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह राजकुमार को राजनीति, कूटनीति और शासन की बारीकियों से अवगत कराए। बाजीर ने राजकुमार को न केवल युद्ध और प्रशासन की कला सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि किस तरह से प्रजा का मन जीतना चाहिए। एक बार जब एक बड़ी समस्या आई, तब राजकुमार ने बाजीर के सिखाए गए सिद्धांतों को लागू किया और समस्या का हल निकाला। इससे राजा को यह विश्वास हुआ कि बाजीर की शिक्षा ने राजकुमार को एक सक्षम शासक बना दिया है। 6. महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने वाला बाजीर। एक बार राजा के दरबार में यह चर्चा हुई कि महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाजीर ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और बताया कि इतिहास में कई बार महिलाएं शासन और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। उसने रानी को एक विशेष भूमिका में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिससे दरबार में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी। बाजीर की इस नीति ने महिलाओं को नई पहचान और सम्मान दिया। 7. प्रजा और राजा के बीच सेतु बनने वाला बाजीर। कई बार राजा और प्रजा के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक ऐसा ही समय आया जब राजा की नीतियों से प्रजा में असंतोष फैलने लगा। बाजीर ने स्थिति को संभालते हुए राजा को प्रजा की समस्याओं से अवगत कराया और प्रजा की मांगों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उसने राजा को प्रजा के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की सलाह दी। बाजीर की इस सूझबूझ ने राजा और प्रजा के बीच विश्वास को फिर से स्थापित किया और राज्य में शांति बनी रही। 8. राज्य की सीमाओं की रक्षा में बाजीर का योगदान। राजा के राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने बाजीर से मदद मांगी। बाजीर ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नीति बनाई, जिसमें न केवल सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि सीमाओं पर कूटनीतिक मिशन भी भेजे गए। बाजीर ने पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित किया और एक सुरक्षा समझौता किया,
जिससे राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। इस नीति ने न केवल राज्य को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 9. आर्थिक नीति में बाजीर की समझदारी। एक बार राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे राजस्व में भारी गिरावट आई। राजा ने बाजीर से इस संकट का हल निकालने को कहा। बाजीर ने राज्य के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया और एक नई कर नीति बनाई, जिससे व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन मिला। उसने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना भी लागू की, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। बाजीर की इस नीति ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारा, बल्कि प्रजा का भी कल्याण किया। 10. राजा के उत्तराधिकार की समस्या। राजा वृद्ध हो चला था और उसके उत्तराधिकार को लेकर दरबार में मतभेद थे। बाजीर ने इस कठिन समय में राजा का साथ दिया और एक ऐसी नीति बनाई जिससे उत्तराधिकार की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकल सके। उसने दरबारियों को विश्वास में लेकर राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित किया और राजकीय कार्यक्रमों के माध्यम से उसे प्रजा में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार बाजीर ने राज्य में बिना किसी विवाद के सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित किया। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि बाजीर राज्य के लिए एक रणनीतिक और कुशल नेता होता था, जो राजनीति, कूटनीति, प्रशासन और न्याय के सभी पहलुओं में महारत रखता था। उसकी नीतियों से राज्य की समृद्धि और शांति बनाए रखने में मदद मिलती थी। राजा के उत्तराधिकार की समस्या मध्यकालीन राज्यों में अक्सर एक गंभीर मुद्दा हुआ करती थी। राजा के उत्तराधिकार को लेकर दरबार में दरबारी, सैनिक और अन्य हितधारक विभाजित हो जाते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार की समस्याएं विशेष रूप से तब उत्पन्न होती थीं जब राजा के कई पुत्र होते थे या फिर राजा के जीवित रहते ही उसकी शक्ति कमजोर हो जाती थी। इस समस्या का समाधान राजा के सबसे भरोसेमंद बाजीर या मंत्री के कंधों पर आ जाता था। उत्तराधिकार की समस्या को सुलझाने के लिए बाजीर की सूझबूझ, कूटनीति और राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होती थी, ताकि बिना खून-खराबे के सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो सके। यहाँ पर एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो इस प्रकार की समस्या और उसके समाधान को दर्शाती है। कहानी, राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक समय की बात है, राजगढ़ राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो चले थे। वे एक सफल और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में राज्य को समृद्धि और स्थायित्व प्रदान किया था। लेकिन अब उनकी उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। उनके 3 पुत्र थे, युवराज अर्जुन, राजकुमार विक्रम और राजकुमार प्रताप। तीनों ही अलग अलग गुणों और विशेषताओं के धनी थे, परंतु उनके बीच राजा बनने की होड़ लगी हुई थी। महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में इस बात को लेकर गहरे मतभेद थे कि अगला राजा कौन होना चाहिए। दरबारी अलग अलग गुटों में बंट गए थे और राज्य की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो राज्य गृह युद्ध की चपेट में आ सकता था। राजा स्वयं असमंजस में थे कि कौन उनके बाद राज्य की बागडोर संभाले। इस कठिन समय में महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने प्रमुख बाजीर महाबल मिश्र से सलाह लेने का निश्चय किया। महाबल मिश्र अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई बार राजा के लिए जटिल परिस्थितियों का समाधान निकाला था। बाजीर की योजना। महाबल मिश्र ने स्थिति का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि तीनों राजकुमारों में योग्यता तो थी, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना बिना विवाद के संभव नहीं था। इसके अलावा, यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो दरबार में बिखराव बढ़ सकता था। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि वह निर्णय लेने से पहले तीनों राजकुमारों की क्षमताओं को परखें, ताकि सही उत्तराधिकारी चुना जा सके। बाजीर ने तीनों राजकुमारों को एक एक करके अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपने की योजना बनाई। इससे न केवल उनकी क्षमता का आकलन हो सकता था, बल्कि यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है। पहली परीक्षा, न्याय और प्रशासन। सबसे पहले बाजीर ने युवराज अर्जुन को न्याय और प्रशासन की जिम्मेदारी दी। अर्जुन को कुछ समय के लिए राज्य के प्रमुख न्यायालय का संचालन करने को कहा गया। इस दौरान उसे कई जटिल मामलों का निपटारा करना था। अर्जुन ने अपने अधिकार का पालन करते हुए कई फैसले दिए, लेकिन कुछ फैसले कठोर और जनता के प्रति असंवेदनशील साबित हुए। इससे प्रजा में असंतोष फैलने लगा। दूसरी परीक्षा,
कूटनीति और विदेश संबंध। राजकुमार विक्रम को दूसरी जिम्मेदारी दी गई, राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीति और संबंधों को प्रगाढ़ करने का कार्य। विक्रम अपने चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। उसने सफलतापूर्वक कई पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते किए और राज्य के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया। उसकी कूटनीति की सभी ने प्रशंसा की, लेकिन उसने कुछ ऐसे समझौते भी किए जो राज्य के दीर्घकालिक हितों के विपरीत थे। तीसरी परीक्षा, प्रजा का कल्याण और नेतृत्व। राजकुमार प्रताप को तीसरी परीक्षा में राज्य की प्रजा के कल्याण का कार्य सौंपा गया। उसे कृषि, व्यापार और कर व्यवस्था के सुधार की जिम्मेदारी दी गई। प्रताप ने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। उसने न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। उसकी नीतियों से राज्य में शांति और संतुलन बना रहा। बाजीर का निर्णय। तीनों राजकुमारों की परीक्षा समाप्त होने के बाद बाजीर ने राजा के सामने अपनी राय प्रकट की। उसने बताया कि तीनों राजकुमारों में अद्वितीय गुण हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसा है जिसमें नेतृत्व और प्रजा के प्रति संवेदनशीलता दोनों का संतुलन है। महाबल मिश्र ने कहा, युवराज अर्जुन न्यायप्रिय हैं, लेकिन कठोरता की ओर झुकाव रखते हैं। राजकुमार विक्रम कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनके निर्णय दीर्घकालिक रूप से राज्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। राजकुमार प्रताप ने प्रजा के कल्याण और राज्य के संचालन में समझदारी दिखाई है। वे न केवल जनता के दिलों को समझते हैं, बल्कि उनके निर्णयों में संतुलन और धैर्य भी है। राजा का निर्णय। राजा वीरेंद्र सिंह ने बाजीर की सलाह पर विचार किया और अंत में राजकुमार प्रताप को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा जो प्रजा के हित को सर्वोपरि रखेगा, और प्रताप ने अपनी नीतियों से यह सिद्ध कर दिया है। राजा के इस निर्णय से राज्य में शांति बनी रही और सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी विवाद के संपन्न हुआ। तीनों राजकुमारों ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया और प्रताप के नेतृत्व में राज्य ने समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयां छुईं। इस प्रकार बाजीर महाबल मिश्र की सूझबूझ और कूटनीति ने राज्य को गृहयुद्ध और अस्थिरता से बचाया। उत्तराधिकार की इस समस्या का समाधान राजकुमारों की वास्तविक क्षमताओं और नेतृत्व की परख के आधार पर निकाला गया, जिससे राज्य को एक सक्षम शासक मिला और शांति बनी रही। राजा का निर्णय राज्य के भविष्य और उत्तराधिकार की समस्या में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। जब राजा को यह समझ आता है कि राज्य की स्थिरता और शांति के लिए सही उत्तराधिकारी का चयन आवश्यक है, तभी वह अपनी पूरी सूझबूझ और न्यायप्रियता के साथ निर्णय लेता है। यह निर्णय न केवल परिवार के भीतर एक समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालता है। यहाँ पर एक कहानी के रूप में राजा वीरेंद्र सिंह का निर्णय दिखाया गया है, जिसने राज्य के उत्तराधिकार को लेकर सभी अनिश्चितताओं को समाप्त किया। राजा वीरेंद्र सिंह का अंतिम निर्णय। राजकुमारों की परीक्षा समाप्त होने के बाद दरबार में सभी की नजरें राजा वीरेंद्र सिंह पर थीं। राजा जानते थे कि उनका निर्णय राज्य की स्थिरता और भविष्य को आकार देने वाला होगा। उन्होंने गहराई से सोचा और तीनों राजकुमारों की परीक्षाओं के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमुख बाजीर महाबल मिश्र की सलाह पर गंभीरता से विचार किया। महाबल मिश्र ने राजा से कहा, महाराज, आपके तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी भूमिकाओं में योग्यता का प्रदर्शन किया है, लेकिन राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जो न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से सक्षम हो, बल्कि प्रजा के प्रति संवेदनशीलता और न्यायप्रियता भी रखता हो। मेरे विचार में राजकुमार प्रताप ने अपनी प्रशासनिक नीतियों और प्रजा की भलाई के प्रति लगाव से यह सिद्ध किया है कि वही इस राज्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने कुछ क्षणों के लिए शांतिपूर्वक सोचा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा के दौरान उनके कार्यों और निर्णयों को याद किया। उन्होंने महसूस किया कि राज्य के लिए एक ऐसे शासक की आवश्यकता है जो प्रजा के हितों को समझे, न्यायप्रिय हो और दीर्घकालिक दृष्टि से राज्य को समृद्ध बनाए। अंततः राजा ने गहरी सांस लेते हुए दरबार में अपने निर्णय की घोषणा की, मैंने तीनों राजकुमारों की योग्यता और उनके कार्यों को देखा है। अर्जुन न्यायप्रिय हैं, लेकिन कठोरता उनकी कमजोरी हो सकती है। विक्रम कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन कुछ समझौतों से राज्य को दीर्घकाल में खतरा हो सकता है। प्रताप ने न केवल प्रजा का विश्वास जीता है,
बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उन्होंने दरबार की ओर देखा और घोषणा की, मेरे बाद राजकुमार प्रताप राजगढ़ के नए राजा होंगे। वे राज्य की बागडोर संभालेंगे और इस महान राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अर्जुन और विक्रम उनके साथ रहेंगे और राज्य के विभिन्न कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। राजा के इस निर्णय से दरबार में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्दी ही सभी दरबारियों और मंत्रियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। तीनों राजकुमारों ने भी राजा के निर्णय को आदर के साथ स्वीकार किया। अर्जुन और विक्रम ने प्रताप को बधाई दी और प्रताप ने अपने भाइयों से वादा किया कि वह राज्य को एकजुट रखेंगे और सभी का सम्मान करेंगे। राज्य में शांति और समृद्धि की शुरुआत। राजा वीरेंद्र सिंह के इस निर्णय के बाद राज्य में कोई विवाद या संघर्ष नहीं हुआ। राजकुमार प्रताप ने उत्तराधिकार की जिम्मेदारी संभाली और राज्य को नई दिशा में ले जाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने भाइयों अर्जुन और विक्रम को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कूटनीतिक पदों पर नियुक्त किया, जिससे राज्य का शासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके। प्रताप की नीतियां प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं और जल्द ही उनके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने अंतिम दिनों में यह देखा कि उनका निर्णय सही था और राज्य की बागडोर एक योग्य उत्तराधिकारी के हाथों में है। उनके निर्णय ने न केवल राज्य को गृह युद्ध और अस्थिरता से बचाया, बल्कि एक समृद्ध और स्थिर भविष्य की भी नींव रखी। निष्कर्ष। राजा का निर्णय इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। एक सही निर्णय राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जा सकता है, जबकि गलत निर्णय से अराजकता और विद्रोह हो सकता है। इस कहानी में राजा वीरेंद्र सिंह का निर्णय प्रजा और राज्य दोनों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था, जिससे राज्य का भविष्य उज्ज्वल हुआ। राजा के उत्तराधिकार के रूप में प्रताप की नियुक्ति और उनके शासन की शुरुआत के साथ ही राज्य में एक नया अध्याय खुला। प्रताप ने जिस शांति, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया, उसने न केवल राज्य को स्थिरता प्रदान की बल्कि समृद्धि के नए आयाम भी स्थापित किए। उनके नेतृत्व में राज्य ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छुईं। शांति और समृद्धि की शुरुआत। राजा प्रताप के राज्याभिषेक के बाद सबसे पहला कदम था राज्य के भीतर शांति स्थापित करना और राजकीय ढांचे को पुनर्गठित करना। राज्य का प्रशासन अब व्यवस्थित ढंग से चलाया जाने लगा। प्रताप ने सत्ता संभालने के बाद अपने भाइयों को भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा, जिससे दरबार में शक्ति संतुलन बना रहा और कोई असंतोष या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। यह कदम राजनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1. प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित। प्रताप की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रजा का कल्याण था। उन्होंने राज्य की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सीधे प्रजा से संवाद स्थापित किया। उन्होंने पाया कि प्रजा कृषि, व्यापार और करों से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। प्रताप ने तुरंत कृषि सुधार की दिशा में कदम उठाए। किसानों को बेहतर बीज और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की गईं। उन्होंने किसानों के लिए करों में छूट की नीति लागू की और फसल बीमा जैसी योजनाएं भी शुरू की। इन सुधारों से राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। साथ ही व्यापारियों को व्यापार के लिए अधिक स्वतंत्रता और सुविधाएं प्रदान की गईं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई। 2. न्यायप्रिय शासन और सुशासन की स्थापना। राजा प्रताप ने अपने शासनकाल में न्यायप्रियता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष हो और हर वर्ग के लोगों को न्याय मिले। उन्होंने दरबार में एक विशेष न्यायिक समिति की स्थापना की, जो राज्य के सभी विवादों और अपीलों की सुनवाई करती थी। इस न्याय प्रणाली के माध्यम से राज्य के लोगों को न्याय के प्रति विश्वास मिला और राजा प्रताप की न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। इससे राज्य में अपराध दर में कमी आई और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी। 3. आर्थिक समृद्धि और व्यापार का विस्तार। राजा प्रताप ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को पुनर्गठित किया, जिससे न केवल राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, बल्कि प्रजा पर करों का बोझ भी कम हुआ। उन्होंने राज्य के व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को नई बंदरगाहों और मार्गों की सुविधा दी गई,
जिससे राज्य में व्यापार का विस्तार हुआ। व्यापार की वृद्धि से राज्य के खजाने में वृद्धि हुई, जिससे सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सके। 4. शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। प्रताप ने अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उन्होंने प्रजा के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया। इसके तहत गांव-गांव में पाठशालाओं की स्थापना की गई। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख शहरों में उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए, जहां कला, विज्ञान, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी जाती थी। प्रताप के शासनकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ। उन्होंने कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया। राज्य में नए मंदिर, महल और उद्यान बनवाए गए, जो राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। उनकी इस नीति ने राज्य को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया और विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों और विद्वानों को आकर्षित किया। 5. सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य शक्ति का सुदृढ़ीकरण। प्रताप के शासनकाल में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने सेना को आधुनिक हथियारों और रणनीतियों से लैस किया। उनके कुशल नेतृत्व में सेना ने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की और बाहरी आक्रमणों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में किले और चौकियों की स्थापना करवाई, जिससे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अतिरिक्त प्रताप ने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिससे युद्ध की स्थिति कम से कम उत्पन्न हो और व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हो सके। उनकी कूटनीति ने राज्य को युद्ध के खतरों से दूर रखा और राज्य में शांति का वातावरण बना रहा। 6. प्रजा का विश्वास और राजा प्रताप की लोकप्रियता। राजा प्रताप की नीतियों और न्यायप्रिय शासन के कारण उन्हें प्रजा का अत्यधिक विश्वास और से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी विद्वत्ता या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें सच्चाई को समझना चाहिए और अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। बीरबल ने थोड़ा महाराज का घमंड एक दिलचस्प और मनोरंजक कहानी है, जो अकबर और बीरबल के दरबार की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। लेकिन 20,000 शब्दों में इसे विस्तार से प्रस्तुत करना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक संक्षिप्त संस्करण में यह कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के घमंड को दर्शाता है। कहानी, बीरबल ने थोड़ा महाराज का घमंड। प्रस्तावना। अकबर बहुत शक्तिशाली और सम्राट था, और उसकी शाही दारुणता तथा निर्णय लेने की क्षमता के कारण उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। अकबर ने अक्सर अपनी बुद्धि और सामर्थ्य को साबित करने के लिए बीरबल को चुनौती दी। लेकिन एक दिन अकबर को अपनी शक्ति और अहमियत पर घमंड हो गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम यह मान सकते हो कि मैं अपनी पूरी प्रजा का राजा हूं और मेरी शक्ति और सामर्थ्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता? बीरबल ने सोचा कि यह घमंड कहीं न कहीं अकबर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसे अकबर के घमंड को थोड़ा हटाने का एक तरीका चाहिए था, ताकि वह अपनी असलियत को समझ सके और अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठा था। बीरबल वहां आया और अकबर ने उसे देखकर कहा, बीरबल, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी शक्ति के बारे में प्रजा से और सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं कितना महान हूं। तुम मुझे ऐसा एक काम बताओ जिससे मेरी शक्ति और महत्व को साबित किया जा सके। बीरबल मुस्कराया और उसने कहा, जहांपनाह, आप बहुत ही महान और शक्तिशाली हैं। लेकिन शक्ति दिखाने के लिए कभी-कभी हमें खुद को थोड़ा पीछे हटाना भी पड़ता है। अकबर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल, लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे लोग मेरे सामने न झुके, बल्कि मैं उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ऊपर दिख सकूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक सरल तरीका है जिससे आप यह दिखा सकते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप अपनी शक्ति का एहसास प्रजा को इस तरह दिलवाइए कि वे आपके सामने न झुकें, बल्कि आपको न देख